आज हम आप लोग को ग्रुप डी का जनरल साइंस चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जनरल साइंस के बारे में पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जनरल साइंस में एक्चुअली 3 पार्ट होता है। जनरल साइंस में हम आपको ग्रुप डी का जो भी 2 मंथ बचा एग्जाम उसके बारे में जनरल साइंस का 3 पार्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान और बायोलॉजी जीव विज्ञान। यह जनरल साइंस का जो पार्ट है, पोर्शन है, इसके बारे में हम आपको यह पूरा कंप्लीट ग्रुप डी का जो एग्जाम 2 मंथ बचा है पूरा कंप्लीट हम सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो रोज एक वीडियो कोशिश करेंगे कि एक ही रोज वीडियो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का हर एक मतलब एक वीडियो रोज डालेंगे। और आपका जो जनरल साइंस का 25 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा पूरा कंप्लीट करवाएंगे। हम आज आपको सबसे पहले फिजिक्स से शुरू करें, फिजिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे फिजिक्स से। उसके बाद जब फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो रासायनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, रासायनिक विज्ञान। उसके बाद रसायन खत्म हो जाएगा तो जीव विज्ञान। सबसे बोल्ड पार्ट हमारा लगभग जीव विज्ञान के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। और उसके बाद थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा रहता है, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो हम आपको सबसे पहले आज फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए फिजिक्स में जो है सबसे पहले यूनिट चैप्टर होता है फिजिक्स में सबसे पहले आपका जो चैप्टर होता है यूनिट्स, मात्रक होता है, मापक होता है। तो उसे आजकल बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, पहले उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था। तो हम सबसे पहले आपको ऐसे चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो हम सबसे पहले आपको मोशन आज शुरू करेंगे। मोशन गति क्या होती है? देखिए मोशन जो होता है, मोशन एक्चुअली रूप से क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए मोशन जो होता है आपका 2 लाइन है। यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ दोनों जो लाइन क्या है, दोनों मान लीजिए ट्रेन है, दोनों एक साइड एक ही डायरेक्शन में चल रही है एक ही साथ। यहाँ हमको पता नहीं चलेगा कौन मोशन हमारा क्या है, हमारा मोशन पता नहीं चलेगा हम क्या गति कर रहे हैं कि नहीं। तो मोशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का जो पोजीशन जो होता है, पोजीशन चेंज करने को ही क्या कहते हैं, मोशन। मान लीजिए एक वस्तु ऐसे यहाँ चल रही है और एक यहाँ चल रही है, तो इसके सापेक्ष इसकी जो क्या होती है पोजीशन मान लीजिए चेंज हो रही है, तो उसे क्या होता है मोशन कहते हैं। हम एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का जब पोजीशन चेंज होता है तो उसे देखते हैं, तब हमको लगता है कि हम मोशन कर रहे हैं कि नहीं, गति कर रहे हैं कि नहीं। वैसे मान लीजिए एक पैदल 2 ट्रेन है एक ही डायरेक्शन, मान लीजिए एक ट्रेन है, 2 ट्रेन है एक ही डायरेक्शन में, एक ट्रेन है और एक ट्रेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, यह ट्रेन वाले जो व्यक्ति इसमें बैठे हैं, यह जो ट्रेन वाले व्यक्ति जो है इसमें बैठे हैं ऐसे, और एक ट्रेन वाले व्यक्ति जो है इसमें बैठे हैं। तो ये एक दूसरे को देखते हैं तो इनको लगता है ये चल रही, इनको लगता है तो हमको मोशन नहीं समझ में आता कि पता नहीं चलता है कि हम गति कर रहे हैं कि नहीं। अगर इसके इधर हम देखते हैं, इस खिड़की के बगल इधर से देखते हैं तो यहाँ जो पोजीशन यहाँ जो रहता है, जो भी वस्तु रहती है उनके क्या पोजीशन चेंज होता रहता है। कब क्या हो जाए, यहाँ कुछ और देखे, पेड़ देख लिए, यहाँ कुछ और देखे, यहाँ देखते रहते हैं, हमको लगता है कि हाँ हम मोशन कर रहे हैं, तो पोजीशन चेंज होता है। यानी हमको मोशन को समझने के लिए क्या चाहिए, 2 वस्तु को देखना पड़ेगा, 2 वस्तु सही, एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु की जब पोजीशन चेंज होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। मोशन देखिए, मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको चाल को समझना पड़ता है। तो चाल जो होता है, चाल स्पीड इक्वल टू आपका होता है दूरी बटा समय। यानी एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं।
एकांक समय में, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को भी हम चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो हम यहाँ पहले सबसे पहले दूरी को समझेंगे और वेग जो होता है वेग भी समझेंगे ऐसे। तो दूरी को समझने के लिए देखिए, दूरी जो होता है, मान लीजिए हम डिस्टेंस दूरी क्या होता है, तो डिस्टेंस उसको समझने के लिए हमें क्या, डिस्टेंस जो होता है, मान लीजिए हम यहाँ से जैसे बता रहे हैं डिस्टेंस को समझने के लिए, मोशन देख लीजिए। जैसे हम पृथ्वी यहाँ पृथ्वी पर है, तो हम यहाँ क्या, पृथ्वी पर है तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि मोशन, हम लोग पृथ्वी हमारी क्या कर रही है, गति करती है, वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भ्रमण भी करती रहती है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ से हमको समझ में नहीं आता है कि हम लोग मुझसे ही, अगर हम चंद्रमा पर जाकर देखेंगे तो देखेंगे कि हमारा पृथ्वी क्या कर रही है, मोशन घूम रही है। तो हम वो क्या समझ, यानी दो वस्तु को चाहिए मोशन को समझने के लिए। जब चंद्रमा से देखेंगे तब लगेगा कि हाँ हम मोशन कर रहे हैं, हम गति में हैं। तो इसलिए हमको मोशन को समझने के लिए क्या चाहिए, दो वस्तु को चाहिए। दो वस्तु के साथ, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ जब पोजीशन चेंज होगा तो वही हमारा मोशन होता है, गति होता है। जैसे देखिए दूरी को समझने के लिए, दूरी जो होता है, दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। यानी दूरी क्या होता है, टोटल दूरी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ हमारा स्कूल है, यहाँ हमारा स्कूल है, और यहाँ हमारा मान लीजिए हाउस, घर है, होम है, हमारा यहाँ घर है। हम मान लीजिए इधर से हम यहाँ से पहले यहाँ गए, तब यहाँ से हम यहाँ आए, तो मान लीजिए हमारा 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ हमारा 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो हमारी दूरी हो जाएगी। यानी हम पहले यहाँ से गए यहाँ 5 किलोमीटर और फिर यहाँ से आए हम 2 किलोमीटर, तो हमारा दूरी हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा टू क्या हो जाएगा, दूरी इक्वल टू हो जाएगा। हम पहले गए 5 किलोमीटर, फिर वहाँ से हम गए 2 किलोमीटर, तो हमारा दूरी जो हो जाएगा 7 किलोमीटर। यानी हम टोटल दूरी कितने तय की, स्कूल से अपने घर पर जाने के लिए या घर से स्कूल आने के लिए टोटल 7 किलोमीटर की दूरी की। अब मान लीजिए यह दूर हो गया। अब विस्थापन जो होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को यहाँ कैसे समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन को समझने के लिए मान लीजिए हम यहाँ बहुत सारे घर हैं, पार्क है, गड्ढा गुड्ढा, उसको हम टपते हुए फाड़ते हुए तोड़ ताड़ के यहाँ से यहाँ चले आए, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा यह सबसे क्या हो गया, विस्थापन हो गया। यानी हम क्या किए, जो भी हमारा उसको तोड़ते हुए गड्ढे पार करते हुए यहाँ चले आए, तो हमारा हो जाएगा, इसे विस्थापन हम बोलेंगे। यह हमारा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यह हमारा विस्थापन हो जाएगा। ऐसा क्या था, हमारा विस्थापन, जब विस्थापन को निकालेंगे तो विस्थापन को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का जो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और जो सर्कल में होता है, जो सर्कल के हिसाब से वहाँ क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करके हम विस्थापन निकालते हैं। तो विस्थापन यह कहता है कि हम क्या, टोटल यहाँ से यहाँ जाए, वहाँ से वहाँ जाए। जैसे मान लीजिए रेलवे रोड जो बनाते हैं, जो रोड बनता है, रेलवे लाइन बनता है, रेलवे लाइन बिछाया जाता है, तो क्या करते हैं लोग, क्या कोई किसी का भी जमीन पड़ता है, किसी को वो वही से बीच में से निकाल देते हैं, पैसा दे देते हैं उसके लिए, तो हमारा क्या विस्थापन हो जाए। वही लोग, कुछ लोग नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं हम अपने घर खेत के अपने ज़मीन से नहीं हो जाने देते, तो क्या करते हैं लोग, यहाँ से पहले वहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम दूरी कहते हैं। अब विस्थापन तोड़ते फाड़ते हुए घर को गड्ढा उड्ढा फाड़ते हुए चले जाइए तो हमारा विस्थापन होता है। आइए विस्थापन के बारे में और विस्थापन और दूरी के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। देखिए विस्थापन को समझने के लिए हमें क्या होता है, विस्थापन को समझने के लिए हम, जैसे हमारा विस्थापन क्या हो जाता है, विस्थापन जो होता है वो दूरी का जो क्या होता है, दूरी हमारी जो होती है विस्थापन के ग्रेटर देन होती है। जैसे मान लीजिए हमारी दूरी जो है, यह दूरी जो होती है हमेशा क्या होती है, विस्थापन के ग्रेटर देन होती है ना, विस्थापन से बड़ी होती है जो भी हमारी दूरी होती है। कैसे, विस्थापन के ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बताया, यहाँ से हम गए 5 किलोमीटर, यहाँ से गए हम यहाँ 2 किलोमीटर, तो हमारा जो क्या हो गया, ऐसे हम आए तो हमारा क्या हो जाएगा, एक दूरी हो जाएगा। यहाँ से आपका दूरी जो हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, यह हमारा हो जाएगा 7 किलोमीटर आपका दूरी हो गया। विस्थापन निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दीजिए। यहाँ से
पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा या अंडर रूट में 25 प्लस 4 अंडर रूट 29 हो जाएगा। 29 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो आपका अंडर रूट में इसका मान 7 से कम आएगा। मान लीजिए अगर यहाँ 29 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 29 का अंडर रूट का लगभग आपका पॉइंट में आएगा कुछ ऐसे। मान लीजिए यहाँ पर लगभग पॉइंट में आएगा जो 7 से क्या होगा लेस देन होगा। 7 से अंडर रूट का मान जो अंडर रूट 29 का मान जो होता है 7 से कम होता है। तो हमारी क्या दूरी जो होती है अब कबो कबो क्या होता है विस्थापन जो होता है दूरी के इक्वल हो जाती है, यानी कहीं रास्ता ही नहीं मिलता विस्थापन जाने के लिए डायरेक्ट, तो हमारा विस्थापन कभी कभी क्या हो जाती है या दूरी के इक्वल हो जाती है। जैसे हम यहाँ 5 ले लिया है, यहाँ लेंगे आप या 6 लीजिए या 4 लीजिए। यहाँ 3 लेंगे 2 और यहाँ 3 तो 33 का हो जाएगा आपका 4 और 339 हो जाएगा। तो यहाँ भी आएगा अंडर 13। यहाँ मतलब क्या होगा यह हमेशा यह विस्थापन दूरी से कम आएगा विस्थापन के इक्वल हो जाएगा। तो यह जो हमारा विस्थापन जो होती है दूरी के इक्वल होता है, दूरी के ग्रेटर है दूरी के इक्वल भी हो सकता है। अब विस्थापन जो होता है विस्थापन को समझने के 3 पॉइंट और हो सकता है। जैसे हमारा विस्थापन दूरी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा विस्थापन क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यह पॉइंट कैसे हम समझेंगे कि हमारा विस्थापन जो होता है कब जीरो होगा कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा हमारा विस्थापन। हमारी दूरी क्या दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होता है। विस्थापन को समझने के लिए विस्थापन हमारा कब विस्थापन जो होता है हमारा कब निगेटिव होता है 3 पॉइंट। जैसे कब पॉजिटिव होता है विस्थापन कब निगेटिव होता है और कब हमारा विस्थापन जो होता है जीरो हो जाता है। तो पॉजिटिव जैसे हमारा इसको समझने के लिए मान लीजिए पॉजिटिव विस्थापन कब होगा जैसे हम गए हमारे सेम डायरेक्शन में ए से गए बी और बी से गए सी। तो हमारा क्या विस्थापन निकालने के लिए ऐसे सेम डायरेक्शन हम सी से यहाँ विस्थापन क्या यहाँ से हम डायरेक्ट इधर जा रहे हैं सी की ओर। तो हमारा क्या हो जाएगा ए से बी जा रहे हैं बी से सी आ रहा है। तो यहाँ हम डायरेक्ट जा रहे हैं यहाँ से ए से सी। तो हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा विस्थापन जो होगा यहाँ से जो भी विस्थापन निकलेगा हमारा पॉजिटिव होगा। और मान लीजिए हम विस्थापन जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से ए से गए बी से गए सी से गए डी और डी से गए ई या हमारा ई गए। अब मान लीजिए हम ऐसे ए से बी से सी से डी से ई गए। ऐसे हम विस्थापन हम क्या करें यहाँ आए। अब हम ये चाहते क्या इधर से हम डायरेक्ट यहाँ भी चले जा सकते थे, क्या जरूरत थी इधर घूमने की। तो ऐसा हमारा डायरेक्शन क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ जो विस्थापन होगा हमारा विस्थापन निगेटिव होगा, यानी हम जो विस्थापन जो हो गया जैसे यहाँ से हम क्या करें अपनी जहाँ से चले उसके डायरेक्शन क्या उल्टा अपोजिट है तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब विस्थापन देखिए कब जीरो होगा जैसे मान लीजिए सर्कल होगा विस्थापन देखिए कब जीरो होगा जीरो के लिए जैसे मान लीजिए सर्कल है हम यहाँ से राउंड करते हुए घूमते यहाँ है यहाँ से घूमते हुए फिर इसी पर चले आए हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी कि क्या इसका मतलब क्या करने आया कोई जैसे मान लीजिए यहाँ गए और फिर यहाँ से चले गए यहाँ से हमारा ए है यहाँ से बी गए और बी से फिर यहाँ से रिटर्न होकर सी पर चले जाएगा हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा जीरो होगा कुछ नहीं है। हम यहाँ गए फिर घूम कर क्या करें यहाँ से चले आए यहाँ कोई काम नहीं हुआ। क्या फिजिक्स जो होता है विज्ञान के साइंस में यानी हमारा कोई काम नहीं है, यानी क्या करें यहाँ से गए यहाँ से चले तो विस्थापन जीरो हो जाएगा। यहाँ विस्थापन का 3 पॉइंट होता है विस्थापन कब जीरो होता है कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव। जब सेम डायरेक्शन विस्थापन होगा जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव होगा जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन विस्थापन होगा तो निगेटिव होगा। जब विस्थापन क्या जहाँ गए वहीं पर आकर फिर से चले आएंगे तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यह विस्थापन का 3 पॉइंट होता है। जैसे अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में विस्थापन और डिस्टेंस के दूरी में क्वेश्चन कैसे पूछता है। कहेगा मान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए विस्थापन के लिए मान लीजिए यह सर्कल है
तो क्वेश्चन पूछेगा आपका कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हम मान लीजिए यहाँ से थे, यहाँ से चलते यहाँ आए, तो पूछेगा कि हमारा या तो दूरी क्या हो जाएगा। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी जो होता है दूरी निकालने के लिए जाएंगे दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हमें पता है डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, आप या पूरा चक्कर पाए यानी क्या है, इसे परिधि बोलते हैं, सर्कल का परिधि बोलते हैं। तो इसका परिधि के मान होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर हम कितने गए, हाफ गए, हाफ सर्कल गए तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा दूरी हो जाएगा पाई आर। लेकिन अगर विस्थापन निकालेंगे तो मान लीजिए आर है रेडियस आर, तो विस्थापन निकालने के लिए हम यहाँ पर थे, यहाँ गए, यहाँ से क्या करते हैं, हमको पता होता है पाई आर क्या होता है, यह होता है, इसे बोलते हैं हम क्या है, व्यास बोला जाता है। डी से जिसे दिखाते हैं तो व्यास हो जाता है, यानी डी इक्वल टू हम क्या, हमको पता है 2 आर। यहाँ से हमारा जो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन जो होगा 2 आर हो जाएगा। जैसे आपको बताया कि विस्थापन हम दूरी के क्या होता है, कम होता है, दूरी से लेस या इक्वल होता है। तो मान लीजिए आर इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 यहाँ हो गया, तो यहाँ से अगर हम 2 यहाँ निकालेंगे, यहाँ का मान 2 रखेंगे तो 2 पाई हो गया। पाई का मान जो होता है 3.14 होता है, लगभग हो गया क्या हो जाएगा 6 पॉइंट से ज्यादा आएगा। हमारा विस्थापन यहाँ 2 आर के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमारा विस्थापन क्या है, देखिए यहाँ 6 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो हमारा एक्चुअली विस्थापन क्या हमेशा कम होता है या इक्वल हो सकता है। अब देखिए विस्थापन के और भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपके। जैसे मान लीजिए विस्थापन जैसे एक क्लॉक होता है, क्लॉक में विस्थापन मान लीजिए या हमारी मान लीजिए क्लॉक है। तो इसमें पूछेगा जैसे मिनट वाली सुई के लिए विस्थापन, मिनट वाली सुई जो होती है उसमें विस्थापन कैसे समझेंगे। यहाँ देखिए विस्थापन मान लीजिए कहा जाएगा कि हमारी मिनट वाली सुई जो है उसका ये मिनट वाली सुई जो है 3 मीटर लंबी है, 3 मीटर लंबी है। तो पूछेगा कि मान लीजिए इसे हाफ सर्कल यहाँ से घूमती हुई आई और यहाँ मान लीजिए यहाँ से घूमते हुए आई और इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या, यहाँ से घूमते हुए आई और यहाँ पे रुक गई। तो कहेगी यहाँ से कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो पूरा या हाफ सर्कल हो जाएगा, वही हाफ सर्कल यानी पाई 2 पाई आर और यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी पाई आर, आर का मान दिया है क्या रेडियस 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा। और विस्थापन पूछेगा तो 3 यह दिया है यानी 2 आर होता है, तो 2 आर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करें यहाँ 6 हो जाएगा, तो हमारा विस्थापन ऐसे निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है विस्थापन और दूरी के हिसाब से। तो यहाँ हमको विस्थापन और दूरी में समझ में आ गया क्या होता है विस्थापन, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, उसमें जो अंतर जो होता है वो भी हम लोग समझ गए। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणीय वेग। तो इस वेग को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कोणीय वेग पढ़ना पड़ेगा। कोणीय वेग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वेग को समझने के लिए वेग जो होता है चाल, वेग को चाल होता है, चाल इक्वल टू हमको समझने के लिए क्या होता है, चाल को वेग को समझने के लिए तो हमको वेग होता है, वेग इक्वल टू समय, या चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। हमको सबसे पहले वेग कोणीय यानी क्या, देखिए वेग, तो वेग क्या होता है विस्थापन यानी क्या दूरी है ना, क्या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ क्या है डिस्टेंस है। हमको क्या करें वेग जो होता है विस्थापन या दूरी बटा समय जो होता है, वैसे हमको कोणीय वेग समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कोणीय वेग। नाम से ही पता चला कोणीय वेग, तो पहले क्या होना चाहिए, यहाँ विस्थापन मान लीजिए सर्कल है, सर्कल है, तो यहाँ से जो सर्कल है, जैसे हम यह सर्कल है तो यहाँ यह इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से जब यहाँ तक आएगी तो यह हो जाएगा इसका रेखीय वेग। यहाँ से चल रही है, मान लीजिए यहाँ से यह गई और यहाँ तक हमको, यहाँ मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ, यहाँ जो एंगल बन रहा है तो यह थीटा कितना बन रहा है, तो इससे हम क्या यहाँ से यहाँ यह जो हो जाएगा आपका वेग, रेखीय वेग हो जाएगा।
कोणीय वेग कितना, यहाँ एंगल यहाँ से यहाँ तक आने पर यहाँ कितने अंश का एंगल बन रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। तो कोणीय वेग का फार्मूला हो जाएगा आपको कोणीय वेग इक्वल टू, या कोणीय चाल इक्वल टू कोणीय वेग इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तक से यहाँ तक यानी थीटा बटा टी, समय कितना लगा, थीटा बटा टी, यह हमारा हो जाएगा कोणीय वेग। अब कोणीय वेग जो होता है हम उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा यह क्या होता है, ओमेगा से हम डिनोट करते हैं। तो कोणीय वेग जैसे मान लीजिए पूरा सर्कल का परिधि क्या होता है 2 3, अगर पॉइंट जो होता है तो यहाँ पूरा एंगल कितना बनता है 360 डिग्री का एंगल बनता है अपन टी। तो कोणीय वेग का हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, कोणीय वेग क्या हो गया, अब इसको हम पाई में बदलेंगे। तो कोणीय वेग यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 × 180 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पर टी, तो 2 × 80 डिग्री लिख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, इसको 180 बराबर क्या, पाई का मान है 2 पाई अपन टी, यह हमारा होता है कोणीय वेग का फार्मूला 2 ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन टी, 2 पाई अपन टी हमारा क्या होता है कोणीय वेग का मान होता है। तो 2 आंसर होता है, फार्मूला होता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई क्लॉक है, क्लॉक में जो मिनट वाली सेकंड वाली सुई है उसका कोणीय वेग क्या होगा, चलो मिनट वाली सुई है उसका कोणीय वेग क्या है, आवर वाली सुई है उसका कोणीय वेग कितना होता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ क्लॉक वाली कोणीय वेग जैसे हम निकालने के लिए देखिए आपको बताएं कोणीय क्लॉक का सेकंड, मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि सेकंड वाली सुई है और उसका कोणीय वेग क्या होगा, सेकंड वाली सुई के लिए, सेकंड वाली सुई के लिए कोणीय वेग निकालिए, कोणीय वेग क्या होगा। तो कोणीय वेग हमको पता है, कोणीय वेग सेकंड वाली सुई के लिए कोणीय वेग क्या होगा, तो सेकंड वाली सुई के कोणीय वेग हम क्या ओमेगा निकालेंगे। तो ओमेगा हमको पता है 2 पाई अपन टी होता है। तो टी कौन, एकांक समय में, तो यानी कोणीय वेग सेकंड जो होता है, जब जो सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड क्लॉक वाली, वो अपना 1 राउंड कितने सेकंड में कंप्लीट करती है, 60 सेकंड में कंप्लीट करती है। 60 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट करती है। या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन क्या कर देंगे 60 सेकंड रख देंगे, यहाँ 2 से 30 बार में कट जाएगा, यहाँ जो होगा ओमेगा का मान पाई अपन 30 आ जाएगा। यहाँ से हम ओमेगा कोई अगर सेकंड वाली सुई के लिए कोणीय वेग का मान पूछेगा तो हम कहेंगे ओमेगा इक्वल टू कोणीय वेग इक्वल टू पाई अपन 30 हो जाएगा। ऐसे हम मिनट वाली सुई के भी लिए निकाल सकते हैं। मिनट वाली सुई के लिए मान लीजिए मिनट वाली सुई जो होती है 1 राउंड पूरे कितने मिनट में 60 मिनट में कंप्लीट करती है, मिनट वाली सुई जो होती है। यहाँ से मिनट वाली सुई के लिए भी निकालेंगे, देखिए मिनट वाली सुई के लिए कैसे निकालेंगे, मिनट सुई के लिए कैसे निकालेंगे कोणीय वेग। तो ओमेगा इक्वल टू हमको पता है 2 पाई अपन टी, जो मिनट वाली सुई जो होती है कितना 60 मिनट में 1 मिनट पूरा करती है, तो यहाँ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन 60 मिनट लिखेंगे। अब 60 मिनट को एकांक सेकेंड में बदलेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन कितना हो जाएगा 60 × 60 यहाँ क्या लिख देंगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा कितने बार, 30 बार में। तो यहाँ ओमेगा का मान जो हो जाएगा पाई अपन 3 6 18 यानी 1800 आ जाएगा। तो मिनट वाली सुई के लिए पाई ओमेगा का मान हो जाएगा पाई अपन 1800 आता। ऐसे एक टेक्निकल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि मिनट सेकंड वाली सुई और मिनट वाली सुई का जो कोणीय वेग है उसमें अनुपात कितना होता है। तो इसको अनुपात को बताने के लिए देखिए अनुपात यानी वो क्या होता है, अनुपात का मतलब जैसे मान लीजिए वो एक्चुअली रूप से डिवाइड ही होता है, भाग ही होता है। जैसे मिनट वाली सुई मान लीजिए या 10 और 5 में डिवाइड किए तो इसका रेशियो यानी 10 अपन या कहाँ फिसल के यहाँ आ गया यानी 5 आ गया, या क्या करें या इसको हटा देंगे, या देखिए अनुपात बन गया, इसको लगा दें डिवाइड, तो डिवाइड ही क्या होता है भाग रेशियो होता है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, मान लीजिए मिनट वाली से जैसे दिया मिनट वाली क्वेश्चन पूछा था सेकेंड वाली सुई हैंड और मिनट वाली सुई का कोणीय अनुपात बताइए, कोणीय वेग का
अनुपात बताइए, तभी आपको बताया अनुपात बताइए। सेम यही क्वेश्चन अनुपात है, देखिए घुमा दिया क्वेश्चन आपको, क्या कोणीय वेग का अनुपात पूछ दिया। कोणीय वेग का अनुपात हमको पता है, मिनट वाली सुई का आप निकाले, आपका सेकंड वाली सुई के लिए क्या निकाल रहे हैं, कोणीय वेग π/30 निकाले हैं, और मिनट वाली सुई के लिए कोणीय वेग क्या निकाले, मिनट वाली सुई के लिए कोणीय वेग निकाले आपका π/1800 निकाले हैं। अब इसी को क्या करिए, इसी यही डिवाइड कर दीजिए, इसी रेशियो का मतलब डिवाइड, या π/30 लिख दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिएगा π/1800। अब ये क्या है, रेशियो के लिखे हटा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका π/30, इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1800/π हो जाएगा। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, यानी आपका मान आएगा 60:1। यह हो जाएगा आपका कोणीय वेग का अनुपात, किसमें, सेकेंड वाली सुई और मिनट वाली सुई का, यह हो जाएगा आपका कोणीय वेग का अनुपात। ऐसे एक क्वेश्चन एक और पूछा था, एक और क्वेश्चन पूछा था, जैसे मिनट वाली सुई है 3 मीटर लंबी है, तो उसका रेखीय वेग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपको फिर से क्या किया, घुमा दिए, रेखीय वेग कुछ क्या होगा, रेखीय वेग उसको जानने के लिए तो क्या होगा उसका रेखीय वेग। जैसे मान लीजिए 3 मीटर लंबी है घड़ी की, सेकंड वाली सुई की चाल बताओ, मतलब चाल क्या हो, 3 मीटर लंबी है, क्या कर रहा है, 3 मीटर लंबी 3 मीटर लंबी एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की चाल बताओ। 3 मीटर लंबी एक घड़ी की सेकंड वाली सुई का चाल बताओ,